चलो सर टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इसका नाम है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म एंड डिसोल्यूशन ऑफ एलएलपी। तो पार्टनरशिप फॉर्म का डिसोल्यूशन, अब मैं ना आपसे डिस्कशन करता हूँ कि डिसोल्यूशन यार कब हो सकता है फॉर्म का, बताओ। डिसोल्यूशन होता क्या है पहले तो ये बताओ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म। अभी तक आपने अगर गौर किया होगा ना तो पता टॉपिक के नाम कैसे थे। टॉपिक के नाम थे एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, डेथ ऑफ अ पार्टनर। मतलब बाकी सारे पार्टनर बिजनेस को कंटिन्यू कर रहे थे। ठीक है। अब यहाँ पे देखो टॉपिक में क्या लिखा है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर लिखा है या फॉर्म लिखा है। मतलब यहाँ पे फॉर्म ही डिसॉल्व हो रही है। क्या हो रही है? फॉर्म ही डिसॉल्व हो रही है। मतलब जो एग्रीमेंट था ना पार्टनरशिप डीड वाला, जो एग्रीमेंट था पार्टनरशिप डीड जो थी बिटवीन पार्टनर्स, वो ही एंड होने वाला है। क्या होने वाला है कमॉन? एंड होने वाला है। व्हेन पार्टनरशिप अग्रीमेंट कम्स टू एन एंड इट इज कॉल्ड एज डिसोल्यूशन। क्या होता है? इट इज कॉल्ड एज डिसोल्यूशन। अब सर पार्टनरशिप एंड कब कब हो सकती है? तो मान लो कि है ना अपन ने किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए पार्टनरशिप करी थी। मान लो अपन अलग अलग बिल्डर हैं, अलग अलग कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, और एक पुलिया बनाई अपन ने, और उस पुलिया बनाने के लिए ही अपन ने पार्टनरशिप स्टार्ट की थी। और वो पार्टनरशिप कब खत्म हो जाएगी बताओ? पुलिया बनते हुए। ब्रिज बना दिया, अपना पार्टनरशिप एंड, तो डिसोल्यूशन हो गया फर्म का। और कब हो जाएगी डिसोल्यूशन ऑफ फर्म? सर मान लो कि जैसे क्या होता है ना, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म दोनों में फर्क होता है। जैसे नया पार्टनर एडमिट हुआ, उसे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बोलेंगे या डिसोल्यूशन ऑफ फर्म बोलेंगे? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। क्यों? क्योंकि पुराना एग्रीमेंट खत्म हो गया, अब नया एग्रीमेंट चालू हो गया। ठीक है, वो भी डिसोल्यूशन है पर वो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है। और अपन किस टॉपिक की बात करेंगे? डिसोल्यूशन ऑफ फर्म की। एक पार्टनर रिटायर हो गया, अब दो पार्टनर आगे किसी और रेशियो में फ्यूचर में कंटिन्यू कर रहे हैं, नया एग्रीमेंट बन गया, तो वो भी क्या है? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। किसी पार्टनर की डेथ होने के बाद में पुराने पार्टनर, जो रिमेनिंग पार्टनर लाइफ पार्टनर है, वो अगर आगे कंटिन्यू कर रहे हैं तो वो भी क्या है? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। क्योंकि एक पार्टनर के जाने के बाद या एक पार्टनर के आने के बाद अपना वापस से पार्टनरशिप अग्रीमेंट चेंज होता है। तो पुराना वाला अग्रीमेंट तो खत्म हो गया ना, तो उसको बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, और नई पार्टनरशिप बन जाती है। समझ में आ रहा है? तो वहां पे फॉर्म डिसॉल्व नहीं हुई। अब डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म का मतलब क्या होता है? डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म का मतलब होता है कि पूरी फॉर्म ही डिसॉल्व हो रही है। डिसॉल्व होने का मतलब पूरी फॉर्म के असेट्स, पूरी फॉर्म की लाइबिलिटीज और पूरी फॉर्म की कैपिटल को ही अपन क्या कर रहे हैं? बुक से खत्म कर रहे हैं। असेट्स को यहाँ से बुक से क्रेडिट करके खत्म कर रहे हैं, लाइबिलिटीज को डेबिट और कैपिटल को डेबिट करके खत्म कर रहे हैं। इसको बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म। मतलब सारे असेट्स वसेट्स को बेच दो भैया, जितने भी उधार है बाजार के अंदर वो चुका चुकू दो। उसके बाद जो भी पार्टनर्स को देना है वो चुका दो। उसके बाद भी पैसा बच गया तो पार्टनर्स के अंदर पुराने रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके पैसे को बांटो, निपटा दो फॉर्म को, सारा सामान बेच बुझा के बंद। इसको बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। किसी भी पार्टनर का एडमिशन हो रहा था तो क्या सारा पुराना सामान बेच के नया सामान लाते थे क्या? अरे बोलो। तो वहां पे क्या हो रहा था? डिसोल्यूशन ऑफ फर्म या डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, क्योंकि पुराना एग्रीमेंट खत्म, नया एग्रीमेंट चालू, पर सामान वही रहता था, असेट्स वही थे, लाइबिलिटीज वही थे। और असेट्स और लाइबिलिटीज और कैपिटल में हिस्सा लेने के लिए नया पार्टनर क्या लेके आता था? कैपिटल का पैसा, है कि नहीं? और अल्टीमेटली गुडविल का पैसा, ये कि है कि नहीं है? तो सर वो होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। अब बात करेंगे डिसोल्यूशन ऑफ फर्म की। तो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब होता है कि सर जहाँ पे या तो मान लो कि पार्टनर्स ने म्यूचुअली कंसेंट लेके म्यूचुअली एग्री करके बोला कि ठीक है यार अब बिजनेस अपना प्रॉफिटेबल चल नहीं रहा है, इसको बंद करके बेच के कुछ और काम करते हैं, तो हो जाएगा डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। या फिर मान लो कोई तो भी पार्टनर हो गया अनसाउंड माइंड का, हो गया क्या हो गया? अनसाउंड माइंड का हो गया, और अग्रीमेंट में लिखा हुआ था ये सब चीजें कि यार ऐसा कुछ हो जाएगा तो अपन क्या कर देंगे जी? डिसॉल्व कर देंगे पूरी फर्म को ही। या अग्रीमेंट में ऐसा लिखा हुआ था कि किसी भी पार्टनर की डेथ हो जाएगी तो भी फर्म को क्या कर देंगे? डिसॉल्व कर देंगे। तो भी फिर क्या करना पड़ेगा? डिसोल्यूशन ऑफ फर्म करना पड़ेगा। समझ रहे हो? अभी तक जो अपन पढ़ के आया वहां पे क्या था? किसी पार्टनर की डेथ के बाद भी रिमेनिंग पार्टनर कंटिन्यू करते थे। अगर अग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि किसी भी पार्टनर की डेथ हो जाएगी तो पूरी फर्म को ही डिसॉल्व कर देंगे, तो वहां पे भी क्या हो जाएगा? डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। या मान लो कि कोई है ना कोई एक आध पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया, क्या हो गया? इंसॉल्वेंट हो गया, क्या हो गया? इंसॉल्वेंट, तो भी क्या करना पड़ सकता है? अग्रीमेंट हिसाब से डिसोल्यूशन करना पड़ेगा फर्म का। या सारे पार्टनर ही क्या हो गए? इंसॉल्वेंट हो गए, तो भी क्या करना पड़ेगा? डिसोल्यूशन करना पड़ेगा फर्म का। या सारे पार्टनर की डेथ हो गई तो भी क्या हो जाएगा? डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। या फिर कोर्ट ने बोल दिया कि बोले यार अपनी फर्म बंद करो,
ये जो काम कर रहे हो ना आप सही नहीं कर रहे हो, टैक्स वैक्स का पेमेंट पेमेंट नहीं करते हो, गैर कानूनी काम कर रहे हो, या मान लो आपके काम से अल्टीमेटली नेचर का अफेक्ट हो रहा है या कोई लॉ अल्टीमेटली टूट रहा है, लॉ का वॉयलेशन आप कर रहे हो, तो कोर्ट भी कह सकता है कि आप अपनी फर्म क्या कर दो भाई, बंद कर दो। तो भी क्या करना पड़ेगा, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म करना पड़ेगा। समझ रहे हो? तो इन सभी कारणों की वजह से मुझे क्या करना पड़ता है, फर्म को डिसॉल्व करना पड़ता है, खत्म करना पड़ता है, बंद करना पड़ता है। समझ में आ रहा है क्या आपको? अरे बोलो क्लियर है क्या? तो इसमें देखो अपने पास में है ना, अब जो चैप्टर अपन पढ़ने वाले हैं ना, इसमें 4 तरह के टॉपिक आएंगे। एक तो आएगा सिंपल या नॉर्मल डिसोल्यूशन, मतलब जहां पे पार्टनर्स ने स्वेच्छा से, खुद की इच्छा से, खुद के एग्रीमेंट से क्या करा है, फॉर्म को डिसॉल्व करा है। कोई भी पार्टनर इंसॉल्वेंट नहीं हुआ, ठीक है। एक तो होता है इंसॉल्वेंट हो गया पार्टनर, या सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गए तो फर्म के सामान को बेचना पड़ेगा, लायबिलिटी चुकानी पड़ेगी ना भाई, तो डिसोल्यूशन करना ही पड़ता है। और एक होता है कि नहीं नहीं यार ऐसा कुछ हुआ नहीं है, मतलब इंसॉल्वेंट कोई नहीं है, सब सॉल्वेंट है, सबके पास पैसा है, बट अब ये धंधा वो करना नहीं चाहते और वो पार्टनरशिप फर्म को बेचना चाहते हैं, डिसॉल्व करना चाहते हैं अल्टीमेटली, तो उसको हम बोलते हैं सिंपल डिसोल्यूशन या नॉर्मल डिसोल्यूशन, जो हम लोगों ने क्लास 12 के अंदर पढ़ा था। वो अपन ने पढ़ा था सिंपल डिसोल्यूशन। क्लियर है क्या? क्लास 12 में आपने टॉपिक नंबर 1 ही पढ़ा है सिर्फ, जहां पे याद करो अपन क्या बनाते थे, रियलाइजेशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल और कैश या बैंक का अकाउंट। फिर अगर मान लो किसी पार्टनर ने हमको लोन दे रखा है तो उसका अकाउंट अलग से बनाते थे। याद आया क्या? सबसे पहले किसको चुकाते थे, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज को। फिर किसको चुकाते थे, पार्टनर के लोन को। सबसे पहले चुकाते थे एक्सटर्नल लाइबिलिटी को, क्योंकि वो बाहर के लोग हैं, क्रेडिटर, बैंक लोन, ठीक है, इनका पेमेंट पहले करते थे जब भी डिसॉल्व करते थे, ठीक है। ये सब लिखा हुआ है एक्ट में, लिखा हुआ है, आपने पढ़ा होगा पार्टनरशिप एक्ट, तो वहां पे सीक्वेंस लिखा हुआ है कि किसको पहले पेमेंट करना है। सबसे पहले एक्सटर्नल लाइबिलिटी को पेमेंट करना है, फिर अगर किसी पार्टनर ने हमको लोन दे रखा है तो उसका पेमेंट करना है, फिर पार्टनर्स की कैपिटल का पेमेंट करना है, और फिर भी कुछ बच जाए तो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है उनके पीएसआर के अंदर। फायदा हो गया ना, फिर तो सामान बेचा फायदा हो गया, फायदा होगा तो किस रेशियो में बटेगा, पीएसआर, ओल्ड पीएसआर रेशियो में बांट देंगे। तो इस टाइप से अपन पेमेंट करा करते थे। 12th क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है, जहां पे हम एक तो रियलाइजेशन अकाउंट बनाते थे, पार्टनर्स कैपिटल बनाते थे, और लोन बाय पार्टनर अलग से बनाते थे क्योंकि उसका पेमेंट अलग से होता है। लोन बाय पार्टनर का अकाउंट अलग से बनाते थे क्योंकि उसका पेमेंट अलग से होता है, उसका पेमेंट का प्रायोरिटी नंबर का होता है 2। सबसे पहली प्रायोरिटी किसकी होती है, एक्सटर्नल लाइबिलिटी, फिर प्रायोरिटी 2 किसकी होती है, पार्टनर के लोन की, फिर थर्ड प्रायोरिटी पार्टनर्स के कैपिटल की। फिर भी कुछ बच जाए तो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। यही पढ़ा था अपन लोगों ने 12th क्लास के अंदर। तो मेजरली अपन 4 अकाउंट बनाते थे, रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स लोन, और फिर कैश या बैंक का अकाउंट भी अपन बनाया करते थे, ताकि पता लग जाए हाँ जी अपना कैश और बैंक भी सारा खत्म हो गया है। और 12th क्लास के अंदर सभी क्वेश्चंस के अंदर हमारे पास में कभी एक्स्ट्रा पैसा बचा नहीं था। मतलब अगर आप देखोगे ना टीएस ग्रेवाल की बुक उठा उठा के, तो अपने पास बताया था बुक में कि अगर एक्स्ट्रा पैसा बच जाएगा तो ये करना वो करना है, पर कभी किसी क्वेश्चन में पैसा एक्स्ट्रा बचा नहीं था। पार्टनर कैपिटल चुकाई, अपना पैसा खत्म हो जाता था। यही कहानी थी ना वहां पे? यस और नो? कौन सा बोलेंगे इसको, सिंपल और नॉर्मल डिसोल्यूशन। टॉपिक नंबर 2 क्या आएगा, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म ड्यू टू इंसॉल्वेंसी ऑफ या तो वन पार्टनर या वन से ज्यादा पार्टनर, नॉट ऑल दी पार्टनर्स। सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट नहीं हो रहे हैं टॉपिक 2 में। 4 पार्टनर है तो या तो एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया, या 2 पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गए, या 3 पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गए, चारों पार्टनर इंसॉल्वेंट नहीं हुए। इसको हम बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ फर्म ड्यू टू इंसॉल्वेंसी ऑफ वन और मोर पार्टनर बट नॉट ऑल पार्टनर। इंसॉल्वेंट का मतलब क्या होता है, बैंकरप्ट, दिवालिया। ये तो आपने सिनोनिम नाम बता दिया कि जिसका क्या नाम है, सिनोनिम बता दिया आपने। इसका मतलब क्या होता है सर, ऐसा पार्टनर जिसकी जो लाइबिलिटीज है ना वो ज्यादा हो चुकी है उसके असेट्स से। फर्म की लाइबिलिटी तो है ही, उसकी पर्सनल लाइबिलिटी भी ज्यादा हो चुकी है उसके पर्सनल असेट्स से। सब सारे असेट्स से, सारे असेट्स मिला लो, बिजनेस के असेट्स और पर्सनल असेट्स सब मिला के उसकी जो लाइबिलिटी है, उधार है बाजार के अंदर, चाहे वो पर्सनल लाइबिलिटी क्यों ना हो, वो ज्यादा हो चुकी है। उसको क्या बोलते हैं भैया, देन अ पार्टनर इज सेड टू बी अ एन इंसॉल्वेंट पर्सन। बोलो क्लियर है क्या? यही कहानी है, क्योंकि यहाँ पे तो पर्सनल लाइबिलिटी का भी काम आता है, क्योंकि ये तो नॉर्मल पार्टनरशिप है, ये एलएलपी तो है नहीं। एलएलपी में तो क्या होता है, हर पार्टनर की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। यहाँ पे किसी पार्टनर की लाइबिलिटी लिमिटेड नहीं होती, यहाँ पे सब पार्टनर की क्या होती है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। तो टॉपिक नंबर 2 में क्या पढ़ेंगे,
फॉर्म का डिसोल्यूशन कैसे करेंगे अगर किसी फॉर्म में इंसॉल्वेंसी हो गई है एक या एक से ज्यादा पार्टनर्स की, ठीक है। टॉपिक नंबर 3 में बट ऑब्वियसली बात है कौन सा आने वाला है, डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ ऑल दी पार्टनर्स। और फिर टॉपिक नंबर 4 आएगा कि जब सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाएं, या मान लो जब अल्टीमेटली एक या दो पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए, तो फिर किस टाइप से हम डिसोल्यूशन के प्रोसेस को चलाएंगे, उसके लिए एक केस आता है। एक एक केस लो, जैसे आपने लॉ में पढ़ते होंगे ना कि इस फलाना फलाना केस लो के हिसाब से ये थ्योरी थ्योरी है जी, इसको पढ़ेंगे तो ये कंक्लूजन निकलता है। वैसे ही यहाँ पे एक केस आता है गार्नर वर्सेस मुर्रे। कौन सा आता है? गार्नर वर्सेस मुर्रे। तो गार्नर वर्सेस मुर्रे का केस लो पढ़ना पड़ता है, और ये बताता है कि अगर किसी पार्टनर का इंसॉल्वेंसी हो गई है, ये सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गए हैं, तो आपको किस तरीके से फॉर्म को डिसॉल्व करना है। तो ये केस बताता है, ये केस भी अपन पढ़ेंगे। ये केस बताएगा कि पहले किसको पेमेंट करना है जी, किस रेशियो में पेमेंट करना है, कैसे पेमेंट करना है, सीक्वेंस का रहेगा। ये जो केस में लिखा हुआ है ये बहुत फेमस केस है, मतलब इंग्लिश केस है ये, और इसी को अपन फॉलो करते हैं इंडिया के अंदर भी। क्या करने के लिए? डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म करने के लिए। कब? इन द केस ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर, इन द केस ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर। बोलो क्लियर है? तो फोर्थ टॉपिक का नाम हो गया यहाँ पे कि पीसमिल पेमेंट, कि अगर इंसॉल्वेंट हो जाएगा पार्टनर तो कैसे अपन उनको पेमेंट करेंगे, टुकड़ों में पेमेंट करेंगे। और पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन, ये दोनों एक ही बात है। तो टॉपिक नंबर 4 में अपन ये पढ़ने वाले हैं। बोलो क्लियर है ना? चलते हैं अब टॉपिक नंबर 1 की तरफ। अकाउंटिंग फॉर सिंपल डिसोल्यूशन और नॉर्मल डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म। तो सर वहां पे हम लोग क्या बनाते हैं, एक तो कैश या बैंक का अकाउंट, इसमें तो मैं आपको क्या बताऊं, ये तो अपने को आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब बनाते हैं अपन जो मेन अकाउंट होता है वो बनाते हैं रियलाइजेशन। बताना भाई सबसे पहले क्या करते थे। जितने भी हमारे पास में असेट्स थे ना, जितने भी, सिवाय कौन से असेट्स के? फिक्टिशियस एसेट के और कैश और बैंक के, वो कहाँ पे ट्रांसफर करके खत्म कर देते थे? रियलाइजेशन अकाउंट में। तो इसलिए एंट्री क्या होती थी? असेट का बैलेंस क्या होता है? डेबिट होता है। अगर उसको अपन ट्रांसफर करेंगे रियलाइजेशन में, तो एंट्री क्या होगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स, सन्ड्री असेट, सारे असेट डाल दो डेबिट साइड में। टू लैंड एंड बिल्डिंग, टू प्लांट एंड मशीनरी, टू फर्नीचर, टू अदर असेट, ठीक है। अब गुडविल को फाउंडेशन लेवल पे आप यहाँ पे डाल सकते हो, बाकी गुडविल को हम क्या कर सकते हैं, पार्टनर्स में भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। पार्टनर्स में भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। जो गुडविल बुक्स में है, अब उसकी कोई वैल्यू तो है नहीं क्योंकि फॉर्म में डिजोल्व हो रही है। फॉर्म ही क्या हो रही है सर यहाँ पे, कमॉन, डिजोल्व हो रही है। तो ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या है कि गुडविल को अपन पार्टनर्स कैपिटल में भी बांट सकते हैं, और या फिर रियलाइजेशन में भी आप डाल सकते हो, वो कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा कोई भी और इंटेंजिबल असेट से, मान लो पेटेंट है, कॉपीराइट है, ट्रेडमार्क है, वो भी सब कहाँ चला जाएंगे? हमारे रियलाइजेशन में। बोलो क्लियर है? अब बताओ, और भी एसेट होते हैं, कैश और बैंक। तो कैश और बैंक तो यहाँ पे आएगा नहीं क्योंकि वो तो ऑलरेडी रियलाइज ही है। रियलाइजेशन अकाउंट में कौन सा आने वाला है? जिसको बेचेंगे। कैश को क्या बेचोगे? कैश तो बिका हुआ ही है, कैश तो अपने पास में रोकड़ा ही है, इनको बेच के भी तो क्या मिलने वाला है? कैश ही मिलने वाला है। तो कैश और बैंक को थोड़ा ना रिलेशन में डालेंगे, इसके लिए तो क्या कर देंगे, हम अलग से सेपरेट अकाउंट बना लेते हैं, और कैश और बैंक की ओपनिंग जो भी बैलेंस होता है उसको बैलेंस ब्रॉट डाउन यहाँ पे कर देते हैं। बोलो क्लियर है? इसके अलावा हम क्या करते हैं, जैसे मान लो अपने पास कोई फिक्टिशियस असेट है, जैसे पीएनएल का डेबिट बैलेंस है, क्या है? पीएनएल का डेबिट बैलेंस। एक बात बताओ, उसको बेच के पैसा मिलने वाला है, वो तो लॉस है, क्या है वो? तो उसको डालें यहाँ पे, या पार्टनर्स कैपिटल में डायरेक्ट? पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। उसको राइट ऑफ कर दो, बात खत्म, उसको नहीं डाल ट्रांसफर करना है यहाँ पे। बोलो क्लियर है ना? तो किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट, कोई भी करंट असेट, लोन, एडवांस, ठीक है, वो सारे अकाउंट हम लोग यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया करते हैं। और सुनो, अगर अपन ने किसी पार्टनर को लोन दिया है, क्या दिया है? पार्टनर को लोन दिया है, वो अपना क्या है? असेट है। क्या है वो? अपना असेट है। क्या है वो? अपना असेट। तो उसको भी कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? रियलाइजेशन अकाउंट में। लोन टू पार्टनर, लोन दिया है या लिया नहीं है, लोन दिया था पार्टनर को, हम उससे पैसे मांगते हैं, वो भी मेरा असेट है, वो भी कहाँ चला गया? रियलाइजेशन अकाउंट में। बोलो क्लियर है ना? अरे बोलो भाई, पक्की बात एकदम? ओके। अब बताइए कौन कौन सी लाइबिलिटीज ट्रांसफर कर देंगे रियलाइजेशन अकाउंट में? सारी, सारी लाइबिलिटी ट्रांसफर कर देंगे। कौन कौन सी? सर कोई लॉन्ग टर्म लोन है, कोई करंट लाइबिलिटी है, एक्सेप्ट ओवरड्राफ्ट। क्या होता है ओवरड्राफ्ट? बैंक में अल्टीमेटली अपन ने बैंक से कोई लिमिट ले रखी है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए, कैश क्रेडिट या ओवरड्राफ्ट लिमिट ले रखी है, तो वो तो अपना अल्टीमेटली क्या है सर, बैंक के अकाउंट में जाएगा ना वो, उसका तो हम अलग से अकाउंट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? उसका तो अलग से अकाउंट बनाएंगे, तो उसको बैंक अकाउंट में डाल देंगे। बैंक का बैलेंस वहां पे क्या आ जाएगा? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन आ जाएगा, ठीक है, उसको नहीं डालेंगे यहाँ पे।
प्रोविजन डाल दिया लाइबिलिटी का, ठीक है। लोन फ्रॉम रिलेटिव, अगर अपन ने किसी रिलेटिव से लोन ले रखा है या पार्टनर की वाइफ से लोन ले रखा है तो वो भी यहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। इसके अलावा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अलग से आता है, यहाँ ध्यान रखना। अगर मान लो बुक्स में डेटर आपको दिया है 1 लाख का और प्रोविजन दिया है 10,000 का, कम ऑन, तो 90,000 का डेटर ट्रांसफर नहीं करना। डेटर तो बोला 1 लाख का डेबिट में आएगा और 10,000 का प्रोविजन क्रेडिट में आएगा। समझ में आ रहा है क्या? लाइबिलिटी के बैलेंस कौन से होते हैं? क्रेडिट होते हैं। तो ट्रांसफर करने के लिए क्या करेंगे इनको? डेबिट। तो एंट्री हो जाएगी लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, इसलिए क्रेडिट साइड में सारी लाइबिलिटी आ जाएगी, प्रोविजन आ जाएंगे सारे, ठीक है। इसके अलावा अपना कोई मान लो जेएलपी का कोई अल्टीमेटली कोई जेएलपी का कोई रिजर्व विजर्व है, तो रिजर्व जेएलपी का रिजर्व विजर्व है तो उसको तो अपन सेट ऑफ वेट ऑफ करके नेट पेमेंट जो भी आता है वो अपन पार्टनर्स वगैरह में बांट देते हैं। इसके अलावा कोई वर्कमैन कंपनसेशन फंड है। कौन सा वर्कमैन कंपनसेशन फंड? सारा, या जिसके अगेंस्ट में लाइबिलिटी है? जिसके अगेंस्ट में लाइबिलिटी है वही फंड यहाँ पे रियलाइजेशन में आएगा। और जो फ्री वर्कमैन कंपनसेशन फंड है ना, वो तो पार्टनर्स में हम लोग डायरेक्ट कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है। इसके अलावा अब देखो मैं बताता हूँ आपको बात, लोन फ्रॉम पार्टनर। तो लोन फ्रॉम पार्टनर के अंदर पता है क्या है? लोन फ्रॉम पार्टनर को सीए फाउंडेशन है इंटर लेवल पे है ना, हम लोग रियलाइजेशन में डाल देते थे। बट 12th क्लास के अंदर लोन फ्रॉम पार्टनर को हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करते थे। हम लोन फ्रॉम पार्टनर का अकाउंट अलग बनाते थे। इसका कारण क्या है कि लोन फ्रॉम पार्टनर को पेमेंट करने की प्रायोरिटी कौन सी है? सेकंड है। समझ में आ रहा है? इसलिए हम लोग क्या करते थे? लोन फ्रॉम पार्टनर का अकाउंट अलग से बनाया करते थे। तो मैं अभी भी आपको अलग से बनवा दूंगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। पर आप चाहो, चॉइस है आपके पास में, ठीक है, आप चाहो तो लोन फ्रॉम पार्टनर को भी कहाँ पे ट्रांसफर कर सकते हो? रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर सकते हो। बस ये ध्यान रखना कि पहले इसको पेमेंट नहीं होना चाहिए। पहले पेमेंट किसको होना चाहिए? एक्सटर्नल लाइबिलिटी को। और फिर किसको पेमेंट होना चाहिए? लोन फ्रॉम पार्टनर को। और फिर किसको लास्ट में? पार्टनर्स कैपिटल। ये ध्यान रखना अगर आप यहाँ ट्रांसफर कर रहे हो तो। अगर आप यहाँ ट्रांसफर नहीं कर रहे हो, अच्छी बात है, उसको अलग से अकाउंट बना दो तो भी चलेगा। बोलो क्लियर है? अरे बोलो भाई, याद आ रहा है? तो में पढ़ा था अपन ऐसा कुछ। ओके, अब ये तो हो गई ट्रांसफर करने वाली बातें। यहाँ तक तो असेट डाल दिए और यहाँ तक तो अपन ने लाइबिलिटी वगैरह डाल दी। रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए असेट भी और रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए लाइबिलिटी भी। अब असेट्स बेचा आपने और पैसा मिला आपको। असेट्स बेचा आपने और आपको क्या मिला? पैसा मिला। क्या एंट्री करोगे आप? कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू असेट? क्यों असेट नहीं आएगा? क्यों? असेट का बैलेंस तो पहले ही ट्रांसफर करके खत्म कर चुके हो ना आप। असेट तो जिंदा ही नहीं है। असेट तो अब जिंदा ही नहीं है। तो अब जो ये पैसा आएगा वो किस में जाएगा? रियलाइजेशन में। क्या एंट्री हो जाएगी? कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू असेट्स या रियलाइजेशन? कैश अकाउंट डेबिट, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। किस साइड में आएगा? किस साइड में आएगा? क्रेडिट साइड, बाय कैश या बैंक। जिसका भी पैसा आपको मिला अल्टीमेटली, ठीक है, जिसका भी पैसा मिला आपको यहाँ पे वो सब आ जाएगा बाय कैश या बैंक। अरे बोलो क्लियर है क्या? अरे क्लियर है क्या भाई? श्योर है ना? कंफर्म एकदम क्लियर? कोई असेट है मेरे पास जिसको मैं रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर चुका हूं, बट उसको पार्टनर लेके जा रहा है। कौन लेके जा रहा है? पार्टनर लेके जा रहा है। क्या एंट्री करें? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू असेट या टू रियलाइजेशन? टू रियलाइजेशन। किस वैल्यू पे? एग्रीड वैल्यू पे। किस वैल्यू पे? कम ऑन, एग्रीड वैल्यू पे। सर पर कई बार तो लॉस हो जाता है ना। जैसे मान लो असेट तो, फर्नीचर तो मान लो था जी 1 लाख का था, तो डेबिट में तो 1 लाख लिख दिए, पर पार्टनर है ना उसको 80,000 में लेके जा रहा है, तो हम यहाँ लिखेंगे भाई बाय पार्टनर्स कैपिटल 80,000। तो 20,000 का लॉस हुआ, उसको रिकॉर्ड करना पड़ता है क्या या ऑटोमेटिक रिकॉर्ड हो जाता है? ऑटोमेटिक रिकॉर्ड हो जाता है। डेबिट साइड में 1 लाख है, क्रेडिट साइड में 20,000 है, तो ऑटोमेटिक 20,000 का लॉस हो गया ना रिकॉर्ड। ऑटोमेटिक 20,000 का लॉस रिकॉर्ड हो जाएगा इस अकाउंट के थ्रू। तो आपको अलग से वो लॉस को रिकॉर्ड करने की कोई जरूरत नहीं है। कोई एसेट था 3 लाख का, उसको बेचा आपने 2 लाख में, तो क्या उस लॉस को अलग से रिकॉर्ड करना है क्या? उस लॉस को अलग से रिकॉर्ड करने की कोई जरूरत नहीं है। ऑटोमेटिक रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर वो रिकॉर्ड हो जाता है। 3 लाख डेबिट में दिख रहा है, 2 लाख क्रेडिट में दिख रहा है, ऑटोमेटिक 1 लाख डेबिट बैलेंस ज्यादा हो गया ना भाई। और 1 लाख डेबिट में ज्यादा हो गया तो वो कहाँ जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल में। ईयर एट द एंड ऑफ द डे तो रियलाइजेशन का बैलेंस कहाँ जाने वाला है? पार्टनर्स कैपिटल में। तो अलग से लॉस की या प्रॉफिट की कोई एंट्री करने की जरूरत आपको नहीं है।
कोई एसेट बेचा नुकसान पे, कोई एंट्री अलग से नहीं करनी। असेट कितने का था वो डेबिट में डाल देने का, बेचा कितने में वो क्रेडिट में डाल देने का, ऑटोमेटिक प्रॉफिट और लॉस की रिकॉर्डिंग हो जाएगी, आपको दिमाग नहीं लगाना वहां पे ज्यादा, ठीक है, ऑटोमेटिक रिकॉर्ड हो रहा है ना। जैसे मान लो कोई चीज थी 50,000 की, तो डेबिट में कितने में डाला, 50,000, उसको बेच दिया 60,000 में, तो क्रेडिट में कितना आ गया, 60,000, तो नेट क्रेडिट 10,000 आ गया क्रेडिट में, तो वो ऑटोमेटिक कहाँ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल, तो उसको अलग से रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है क्या आपको? असेट्स को बेचा तो एंट्री होगी कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, और असेट पार्टनर ले गया तो क्या एंट्री होगी, पार्टनर्स कैपिटल। सर पार्टनर कोई चीज लेके जा रहा है तो उसकी कैपिटल कम करेंगे ना भाई, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। क्लियर है? तो बाय कैश या बैंक या बाय पार्टनर्स कैपिटल एट एग्रीड वैल्यू। ये क्लियर है क्या? अब मान लो अपन ने को अपनी लाइबिलिटी चुकाई, तो एंट्री क्या होगी, लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक होगी, या रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। ये क्लियर, ये क्लियर है क्या? अच्छा कोई लाइबिलिटी, अपनी लाइबिलिटी पार्टनर ने चुका दी, तो क्या एंट्री होगी, तो लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू कैश या लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर या रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। क्लियर है क्या? अरे बोलो, पक्की बात, श्योर एकदम यहां तक? अब मेरी बात सुनो, कोई ऐसा असेट था जो बुक्स में रिकॉर्डेड तो नहीं था, जो बुक्स में रिकॉर्डेड तो नहीं था, तो उसको हमने रियलाइजेशन में ट्रांसफर भी नहीं किया होगा, क्योंकि रियलाइजेशन में तो किस असेट्स को और किस लाइबिलिटी को ट्रांसफर करेंगे, जो बुक्स में रिकॉर्डेड है, जिसकी बुक वैल्यू है भाई उसी को तो क्लोज करोगे, जो बुक्स में होगा उसको तो क्लोज करोगे, जो बुक्स में नहीं होगा उसको कहां से क्लोज कर दोगे, जबरदस्ती कर दोगे क्या? तो जो असेट्स बुक में रिकॉर्डेड ही नहीं है उसको मैंने ट्रांसफर भी नहीं किया रियलाइजेशन में, पर उसको बेच के पैसा मिला। जैसे मान लो कि है ना, मैं एक कंप्यूटर लाया था जी, अब कंप्यूटर की डेप्रिसिएशन की रेट बताता हूँ मैं आपको, इनकम टैक्स हिसाब से बताऊँ कितनी रेट है डेप्रिसिएशन की, 40%, WDV। इनकम टैक्स वाले बोलते हैं कि कंप्यूटर प्रिंटर ये सब चीजें जो है ना, मतलब कोई स्पेसिफिक तरह की प्लांट एंड मशीनरी, ये 40% से साल में घिसते हैं, तो कितने साल में खत्म हो जाएगा वो, SLM से 2.5 साल में, 40% एक साल, अगले साल फिर 40% और बचा हुआ 20% अगले साल, और WDC कितने साल में, 3 4 5 साल 6 साल, मान लो खत्म हो ही जाएगी, कोई वैल्यू बचेगी नहीं बुक्स में। बट यार कंप्यूटर, एक बात बताओ, बुक से भले ही उसकी वैल्यू खत्म हो चुकी है, समझना आप, 2 2.5 साल में 4 साल में मान लो, पर 5 साल के बाद में, 6 साल के बाद में, 7 साल के बाद में बिकता तो है ही। अरे बिकेगा तो सही, कुछ तो मिलेगा भाई, कबाड़ी मिलेगा, पर कबाड़ी कुछ तो देगा पैसा अपने को, 5 7 हजार 10 हजार रुपये देगा, पर बुक्स में रिकॉर्ड है नहीं, पर पैसे मिल रहे हैं रियलाइजेशन के टाइम पे। तो क्या एंट्री करोगे फिर आप, उस असेट को आपने ट्रांसफर नहीं किया, क्योंकि असेट रिकॉर्डेड था ही नहीं, असेट्स को आपने रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं किया, पर फिर भी उसका पैसा मिल रहा है, तो क्या एंट्री होगी, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू अनरिकॉर्डेड असेट, या डायरेक्ट रियलाइजेशन, डायरेक्ट रियलाइजेशन है तो फायदा ही, और फायदा कहाँ जाएगा आपका, रियलाइजेशन में, और लॉस भी कहाँ जाएगा, रियलाइजेशन में। समझो आप, हेलो। अरे असेट्स रिकॉर्ड होता तो भी उसको कहाँ ट्रांसफर करके वैसे भी जीरो कर दिया था आपने, रियलाइजेशन में। तो असेट चाहे रिकॉर्डेड हो चाहे नहीं हो, पैसा मिल रहा है ना, एक ही एंट्री होगी, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। सेम गोज विथ लाइबिलिटी, लाइबिलिटी रिकॉर्डेड हो चाहे नहीं हो, पेमेंट कर रहे हो ना, तो क्या एंट्री होगी, आफ्टर ट्रांसफरिंग दैट लाइबिलिटी इनटू दी रियलाइजेशन अकाउंट रिकॉर्डेड लाइबिलिटी, और अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी उसको ट्रांसफर तो करेंगे नहीं, बट पेमेंट करते टाइम पे एक ही एंट्री होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। क्लियर है क्या? पक्की बात यहाँ तक? तो ये आ गया देखो, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, पार्टनर ले गया तो टू कैश या पार्टनर्स कैपिटल, और अगर असेट बिक गया तो बाय कैश या बैंक, और असेट पार्टनर ले गया तो बाय पार्टनर्स कैपिटल। यहाँ तक सब समझ में आ गया? अरे बोलो भाई। अब एक और पॉइंट होता है इसके अंदर, जैसे अपन रियलाइजेशन करते हैं ना, तो होता क्या है यार, अपन को एसेट बेच रहे हैं, तो एसेट बेचने के लिए अपने को है ना, मतलब प्रॉपर्टी डीलर हायर करने पड़ते हैं, जमीन को बेचना है, बिल्डिंग को बेचना है, या कुल मिला के दलालों को हायर करना पड़ता है, जिनका काम होता है सेकेंड हैंड चीजों को बिकवाने का। समझो ना, मतलब हर चीज, हर मार्केट में दलाल मतलब ब्रोकर होते हैं, जो अपनी कमीशन लेते हैं, सामान बिकवा देते हैं, है कि नहीं है? हर मार्केट के अंदर ब्रोकर होते हैं, दलाल इनको अपन बोलते हैं। तो जैसे प्रॉपर्टी डीलर होगा, प्रॉपर्टी लैंड बेचनी है आपको, बिल्डिंग बिकवानी है, प्लांट एंड मशीन बिकवानी है, फर्नीचर बिकवाना है, तो आप दलाल के थ्रू बिकवाओगे। और फिर ऐसा तो है नहीं कि हैंड टू हैंड बिक जाता है, समय लगता है भाई बिकने में। आज आपको आपका कोई प्लॉट बेचना है, तो आज के आज शाम को कस्टमर रेडी है क्या? कोई शेयर मार्केट तोड़ना है कि आज आपको अपना शेयर बेचना है तो हैंड टू हैंड मार्केट में बेच दिया। हालांकि शेयर मार्केट में भी शेयर होता तो आज तो नहीं बेच पाते, क्योंकि आज क्या है,
आज क्या है? सैटरडे है भाई, मतलब आज से कोई दिन नहीं है। सैटरडे संडे को मार्केट का रहता है, क्लोज रहता है। और मंडे टू फ्राइडे मार्केट ऑपरेट करता है कितने बजे से कितने बजे तक? 9:15 से 3:30 बजे तक। 9:15 से 3:30 बजे तक मार्केट ओपन रहता है। 9 से 9:15 होता है प्री ओपनिंग सेशन, और 9:15 बजे मार्केट स्टार्ट हो जाता है। 9:15 से लेके 3:30 बजे तक मार्केट ओपन रहता है। उस बीच आप खरीद और बेच सकते हो चीज़ों को, 9:15 से 3:30, मंडे टू फ्राइडे। तो कहने का मतलब मैं बता रहा था कि रियलाइजेशन करना है मेरे को, मान लो किसी एसेट को रियलाइज करवाना है, मतलब उसका पैसा लेना है, उसको बेचना है। तो बेचने के लिए भी क्या आता है जी? खर्चा आता है। बेचने का भी पैसा देना पड़ता है, सेलिंग एक्सपेंस होता है ना भाई, सेलिंग एक्सपेंस भी लगता है। तो वो सेलिंग एक्सपेंस भी फर्म पे करेगी, फर्म का ही खर्चा है तो फर्म ही पे करेगी भाई। अगर फर्म ने खर्चा पे किया तो एंट्री होगी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, और अल्टीमेटली एक्सपेंस कहाँ जाके क्लोज हो जाएगा? रियलाइजेशन में। तो नेट एंट्री क्या होगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। कब होगी एंट्री? व्हेन दी रियलाइजेशन एक्सपेंस और डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस पेड बाय फर्म। क्या एंट्री होगी? वही रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। अरे सर नो, देखो ना आ गया, रियलाइजेशन एक्सपेंस पेमेंट कर दिया अपन ने। अरे आ रहा है क्या? सिंपल है, बहुत इजी है। अगर पार्टनर ने बेचारे ने अपने फर्म का रियलाइजेशन एक्सपेंस पे कर दिया, हाँ तो क्या एंट्री होगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स। ये देखो लिखा हुआ है। अरे आया क्या? अरे आया क्या? या पार्टनर ने कोई एसेट बिकवाया, तो पार्टनर ने पहले ही बोल दिया था भाई कि अपन लेगा कमीशन। एसेट में बिकवा रहा हूं ना, मैं भागूंगा भी सही, धूप में बाइक लेके घूमूंगा, सर्दी में घूमूंगा, बारिश में घूमूंगा, 4 आदमी से मिलूंगा, मीटिंग करूंगा, कैफे मेस्टो में पास्ता खिलाऊंगा, मोहितो पिलाऊंगा। उसका खर्चा लगता है ना भाई, तो हम भी क्या लेंगे? आपसे कमीशन लेंगे। तो पार्टनर ने अगर आपका असेट बिकवाया है, तो असेट का पैसा आया तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन कर दिया आपने, उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। बट पार्टनर भी तो कमीशन लेगा, तो क्या करेंगे? खर्चा तो अपना ही है, खर्चा अपना है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। और पार्टनर को अभी कैश में देते नहीं अपन, पार्टनर कैपिटल को बढ़ा देते हैं। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। अरे आ रहा है क्या? अरे बोलो। आ गया? पक्का दीदी? कुछ नहीं है, बहुत इजी चैप्टर है, इनमें नंबर गंवाने ही नहीं है। ऐसा क्वेश्चन वैसे आएगा नहीं, मतलब नहीं आएगा चांसेस में, क्योंकि अब डिसोल्यूशन नया ऐड हो चुका है, तो वो नए टॉपिक का ही देंगे। पर फिर भी आ जाए तो किस्मत है अपनी, है कि नहीं? इजी है। तो सर ये अपन ने सारे काम कर लिए। अब लास्ट में जो प्रॉफिट और लॉस आएगा वो किस में बांट देना है? ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। यहाँ पे तो ओल्ड और न्यू अब कुछ बचा ही नहीं, वैसे भी जो थे वही रहने वाले लास्ट में। तो जो पार्टनर थे उनके रेशियो में उनको प्रॉफिट और लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? पक्की बात? क्या क्या किया सबसे पहले बताओ। सबसे पहले तो रिकॉर्डेड असेट्स को ट्रांसफर कर दिया रियलाइजेशन में, उसके बाद रिकॉर्डेड लाइबिलिटीज को ट्रांसफर कर दिया रियलाइजेशन में। ठीक है। अच्छा, लाइबिलिटी साइड से कौन सा अकाउंट ट्रांसफर नहीं किया रियलाइजेशन अकाउंट में? कैपिटल नहीं ट्रांसफर करा, ओवरड्राफ्ट नहीं ट्रांसफर करा, कैपिटल। ओवरड्राफ्ट भी कर सकते हैं अगर लोन है ना, अलग दो दो बैंक अकाउंट है मान लो, मेरे समझना दो बैंक अकाउंट है, और एक में सिर्फ ओवरड्राफ्ट ही है और एक में मेरे पैसे पड़े हैं, समझो आप। तो मैं ओवरड्राफ्ट को भी फिर कहाँ ट्रांसफर कर सकता हूँ? रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर सकता हूँ। चुकाना तो पड़ेगा ना पैसा, अरे पैसा चुकाना पड़ेगा ना। दो अकाउंट है, बैंक अकाउंट अलग अलग है, एक में तो पैसे पड़े हैं, एक में उधार, एक में लोन ले रखा है मैंने मान लो। तो वो बैंक का लोन भी कहाँ ट्रांसफर कर दो? रियलाइजेशन में कर दो, और जो बैंक का पैसा पड़ा है उसको कैश या बैंक में अकाउंट बना दो। ऐसा भी कर सकते हैं। और अगर एक ही बैंक अकाउंट है तो उधर बैंक अकाउंट में बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो लायबिलिटी साइड से अपन ने एक तो पार्टनर्स कैपिटल ट्रांसफर नहीं करना रियलाइजेशन में, क्योंकि उसका क्या बनाएंगे हम? उसका हम क्या बनाएंगे? सेपरेट अकाउंट बनाएंगे। हेलो? अरे बोलो भाई। उसका तो अकाउंट बनाएंगे ना। और कौन सा अकाउंट लायबिलिटी साइड से ट्रांसफर नहीं करना? जनरल रिजर्व, कोई भी तरीके का रिजर्व जो फ्री रिजर्व है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व मान लो 40,000 का है, पर 15,000 का क्लेम है, तो 15,000 तो कहाँ जाएगा? रियलाइजेशन में जाएगा। पर 25,000 कहाँ जाएगा? पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यस और नो? अरे क्लियर है? तो लायबिलिटी साइड से रिजर्व्स वगैरह ट्रांसफर नहीं करने के, फ्री रिजर्व ट्रांसफर नहीं करने के, और कैपिटल ट्रांसफर नहीं करने के। कहाँ पे ट्रांसफर नहीं करने के? रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करने के। बाकी जितनी भी एक्सटर्नल लायबिलिटीज है उसको हम कहाँ डाल देंगे? रियलाइजेशन अकाउंट में डाल देंगे। आप चाहो तो पार्टनर का जो लोन है, जो पार्टनर ने हमको लोन दिया है, उसको भी आप रियलाइजेशन में ट्रांसफर ना करके उसका अलग अकाउंट बना सकते हो, और आप रियलाइजेशन में ट्रांसफर भी कर सकते हो। क्लियर है? 12th क्लास में लोन बाय पार्टनर का अलग अकाउंट बनाते थे, यहाँ पे आप साथ में भी डाल सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत?
असेट साइड में से कौन कौन से असेट्स रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं करेंगे? एक तो फिक्टिशियस असेट, मतलब कोई लॉस वॉस का बैलेंस है पुराना, और एक कैश या बैंक, क्योंकि कैश और बैंक का अलग अकाउंट बनाएंगे और फिक्टिशियस असेट को पार्टनर्स कैपिटल में डायरेक्टली राइट ऑफ कर देंगे। यस और नो? तो सारे असेट्स डाल दी, लाइबिलिटी डाल दी। अब असेट्स का पैसा मिला, क्या एंट्री हो जाएगी? कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। अनरिकॉर्डेड असेट का भी पैसा मिला, क्या एंट्री हो जाएगी? कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। वो कहाँ जाएगा? रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड। क्या जाएगा सर? क्रेडिट साइड। क्या लिख देंगे? बाय कैश और बैंक। क्लियर? लाइबिलिटी को चुकाया, क्या एंट्री हो जाएगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। अनरिकॉर्ड लाइबिलिटी चुका है तो भी क्या एंट्री हो जाएगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, डेबिट साइड पर जाएगा टू कैश या बैंक। क्लियर है? पार्टनर ले गया सेट, क्या एंट्री हो जाएगी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। किस वैल्यू? बुक वैल्यू पे, एग्रीड वैल्यू पे? एग्रीड वैल्यू पे, बाय पार्टनर्स कैपिटल। और पार्टनर लाइबिलिटी चुका दी, क्या एंट्री हो जाएगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, तो डेबिट साइड पर टू पार्टनर्स कैपिटल। क्लियर है? अगर भैया रियलाइजेशन का एक्सपेंस अपन ने खुद ने पे कर दिया, अपने को पे करना था, अपन ने पे कर दिया, एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। पार्टनर ने पे कर दिया अपना खर्चा, क्या एंट्री हो जाएगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर ने बोला मैं कमीशन भी लूंगा, क्या एंट्री हो जाएगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। और लास्ट में प्रॉफिट और लॉस दे जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। प्रॉफिट होगा तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, और लॉस होगा तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। समझ में आ गया? अरे बोलो आया कि नहीं? अरे आया कि नहीं? ये क्या लिख दिया आपने? पार्टनर्स कैपिटल बाय पार्टनर्स कैपिटल। दीदी गलत लिख दिया आपने, ये तो करंट अकाउंट का बैलेंस दीदी। कैश में कभी देखा है टू कैश अकाउंट? चलो कोई बात नहीं। भाई पार्टनर का करंट अकाउंट का बैलेंस भी होगा तो ही पार्टनर्स कैपिटल में चला जाएगा। यस और नो? या तो क्रेडिट साइड या फिर डेबिट साइड। भाई या तो पार्टनर का करंट अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट होगा तो क्रेडिट साइड में जाएगा, और डेबिट होगा तो डेबिट साइड में। और फिर लिख दिया आपने यहाँ, ये करंट ही है ना? सही कर लो आप। पार्टनर्स कैपिटल में टू पार्टनर्स कैपिटल कैसे होगा? हाँ वो जिस बच्चे की मैंने तुमको नोट भेजा उसने गलत लिख दिया होगा। तुमसे लिखा है? ये आप करा है? आंखें बंद करके छापते हो? मतलब दिमाग बंद करे, सॉरी, आंखें तो खोल के छापोगे। दिमाग बंद करके छापते हो। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस जो था वो लिख दिया, या टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, करंट अकाउंट के बैलेंस भी ट्रांसफर कर दिए। उसके बाद रिजर्व वगैरह के भी बैलेंस अपन ने यहाँ पे ट्रांसफर कर दिए। पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस भी आपने ट्रांसफर कर दिया। कोई इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का बैलेंस था वो भी ट्रांसफर कर दिया। वर्कमैन कंपनसेशन फंड का बैलेंस भी ट्रांसफर कर दिया। पर सारा वर्कमैन कंपनसेशन फंड ये जो फ्री है, मतलब जिसके अगेंस्ट में कोई क्लेम, और जितना अगेंस्ट में क्लेम है तो कहाँ जाएगा वो? रियलाइजेशन में, क्योंकि चुकाना पड़ेगा ना उसको, इसलिए वो जाएगा रियलाइजेशन में। ठीक। इसके बाद में डेबिट साइड में क्या क्या आएगा? तो सर अगर ओपनिंग बैलेंस डेबिट है तो वो आ जाएगा डेबिट साइड में। उसके बाद में कोई फिक्टिशियस असेट थे आपके पीएनएल के, डेबिट बैलेंस, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, जो फर्जी असेट होते हैं जिसका असेट होता ही नहीं कोई, तो वो आ जाएगा आपके फिक्टिशियस असेट के अंदर। मतलब यहाँ पार्टनर्स कैपिटल में बांट देंगे, पीएनएल का डेबिट बैलेंस बांट देंगे। गुडविल को तो अपन ऑलरेडी कहाँ डाल के आ गए? रियलाइजेशन में डाल के आ गए अपन गुडविल को। ठीक है। इसके बाद में देखो पार्टनर ने कोई ड्राइंग करी है तो वो भी चार्ज कर लेंगे। यहाँ तक क्लियर है? अरे बोलो यहाँ तक क्लियर है क्या? अरे बोलो भाई। अब देखो, अपन पार्टनर के लोन का जो होता है ना वो हिसाब किताब, मैंने क्या बोला, या तो रियलाइजेशन में डाल के पेमेंट कर दो, पार्टनर ने लोन दिया है, या तो रियलाइजेशन में लाइबिलिटी डाल के उसका पेमेंट कर दो वहीं पे ही। या फिर क्या करो, अलग अकाउंट अकाउंट अलग अकाउंट बना के उसका पेमेंट अलग अकाउंट से कर दो। बताया था ना, अभी डर के रहे हो? पार्टनर ने लोन दिया, लाइबिलिटी है। अब लाइबिलिटी है तो या तो उसको कहाँ पे ट्रांसफर कर दिया? रियलाइजेशन अकाउंट में। या फिर रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं करना तो क्या कर दिया? उसको कहीं ट्रांसफर ही नहीं किया, उसको अलग अकाउंट बनाया और वहां पेमेंट कर दिया। और या फिर पार्टनर के लोन को क्या करा अपन ने? पार्टनर के कैपिटल में भी डाल दिया। पर मैं फिर कह रहा हूँ, ये सबसे घटिया चॉइस है। पार्टनर के लोन को पार्टनर कैपिटल में डालोगे ना आप तो एक गलत है। रीजन बीइंग, पार्टनर कभी भी क्यों चाहेगा कि उसकी जो सेकंड प्रायोरिटी का पेमेंट है उसको थर्ड प्रायोरिटी मिले? समझो आप, जो जाग रहे हैं समझ पाएंगे। सबसे पहले पेमेंट किसको होता है? एक्सटर्नल लाइबिलिटी अदर देन पार्टनर्स लोन, फिर सेकंड पार्टनर्स लोन, और फिर थर्ड
अब मैंने पार्टनर का लोन अगर पार्टनर्स कैपिटल में डाल दिया, तो पार्टनर के लोन का प्रायोरिटी ऑर्डर था 2, वो किस में कन्वर्ट कर दिया मैंने? 3। पार्टनर चाहेगा भी, तो यहाँ पे पार्टनर का लोन आप कर सकते हो एज एन अकाउंटिंग, बट कोई भी पार्टनर अगर पैसे कम होंगे ना फर्म के पास, तो वो कहेगा दादा मेरे कैपिटल में मत डाल, तू इसको अलग रख, ये मैंने आपको अलग से लोन दिया था, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ कैपिटल, मेरे को पेमेंट पहले चाहिए इसका। हेलो, कुछ आ रहा है क्या? अरे आया कि नहीं आया? कार्तिक भाई आया? पहला चॉइस क्या है? पार्टनर कैपिटल को पहले चॉइस क्या है? ट्रांसफर कहाँ कर सकते हो? रियलाइजेशन में कर दो, पर पेमेंट सेकंड नंबर पे करना। और सबसे बेस्ट क्या है? पार्टनर लोन का अलग अकाउंट बनाओ, चिंता खत्म दीदी, चिंता ही खत्म। और फिर सबसे घटिया चॉइस क्या है? पार्टनर के लोन को पार्टनर कैपिटल में डाल रहे हो आप, मतलब कैपिटल बढ़ा रहे हो। ये गलत चॉइस है। मतलब क्यों गलत चॉइस है? क्योंकि पार्टनर के लोन का पेमेंट जो दूसरे नंबर पे जाना चाहिए था, वो किस पे जाएगा फिर? कैपिटल में जाने के बाद तीसरे पे जाएगा फिर वो। तो पार्टनर चाहेगा नहीं अगर पैसे नहीं होंगे। पैसे होंगे तो फिर तो झगड़ा होता ही नहीं है जिंदगी में। पैसे होते हैं तो कोई झगड़ा ही नहीं होता जिंदगी में, बता रहा हूँ आपको। झगड़ा फिर तब होता है जब बहुत ज्यादा पैसे होते हैं, या नहीं होते हैं। ठीक ठाक है, आपकी जरूरतें पूरी हो रही, झगड़ा नहीं होता। ये मान लो, लड़ाई जो है ना वो स्टार्ट कहाँ से होती है? पैसों की कमी से स्टार्ट होती है, मेजरली बिजनेस में। मैं पर्सनल जिंदगी में तुम उसमें मत चले जाना, मतलब उसकी बात नहीं कर रहा मैं, हस्बैंड वाइफ वाली मैटर नहीं है वो अपने कोई। अपन कोई शिखर धवन और कोई वाला मैटर तो है नहीं अपने, हार्दिक पांड्या वाला। इतना पैसा तो अपने पास है नहीं, है कि नहीं? बट अल्टीमेटली नॉर्मल लाइफ की बात नहीं कर रहा, बिजनेस लाइफ में तो झगड़ा कब होता है पार्टनर्स के बीच में? जब लॉस मेकिंग हो जाती है ना फर्म, बस फिर झगड़े चालू होते हैं। या कोई पुराना पार्टनर क्या करता है, अपने बेटे को फर्म में ले आना स्टार्ट कर देता है। तो पुराने पार्टनर कहते हैं अरे यार ये हमको ऑर्डर देगा क्या? एक तो 3 पार्टनर है, अब मान लो धवल पार्टनर है, रमन पार्टनर है, धवल अपने बच्चे को लाने लग गया। अब वो उससे धवल का बच्चा हम ज्ञान दे रहा है, बोला अंकल ऐसे करना है, अरे तू जाना है, 20-30 साल छोटा है, तुमको ज्ञान देगा क्या? मतलब एक वो डिससेटिस्फेक्शन आ जाता है मतलब पार्टनर्स के बीच में। मतलब मेजरली झगड़े का कारण ये बनता है, बता रहा हूँ आपको। और एचयूएफ में भी ये होता है। हिंदू वन डिवाइड फैमिली में भी क्या होता है कि भैया अब किसी ताऊ जी के तो 4 बेटे हैं, वो चारों आ गए धंधे में। और चाचा जी के तो एक ही बेटा है, बाकी बेटियां हैं। वो कहता है मेरे तो एक ही बेटा है, अपने को तो कम मिल रहा है। बोले तुम्हारा 4 है, तुमको ज्यादा हिस्सा मिल रहा है। बोले झगड़ा है भैया, बोले सारा धंधा ही संभाल रहा है, मेरा तो बेटा भी छोटा है। फिर झगड़ा स्टार्ट। और फिर एचयूएफ क्या होती है? बिखर जाती है। यही तो होता है सर, गद्दी का सवाल है, सारा खेल ही गद्दी का है। चाहे धंधे की बात कर लो, चाहे पॉलिटिक्स की बात कर लो, है कि नहीं है? मजा है कि नहीं है? चलो फालतू बातों में चले गए, वापस आ जाओ। तो पार्टनर्स लोन के ट्रांसफर करने की 3 चॉइस कौन कौन सी? एक तो रियलाइजेशन में डाल दो, वो ठीक है फाइन चॉइस है, या फिर उसका अलग से अकाउंट बना के अलग से पेमेंट कर दो, वो भी फाइन चॉइस है, वो बढ़िया चॉइस है। और थर्ड चॉइस क्या है? पार्टनर्स कैपिटल में भी आप डाल सकते हो, हर जगह मत डाल देना। पता पड़ा ये लो थे रियलाइजेशन, ये लो अलग से अकाउंट, और ये लो पार्टनर्स कैपिटल। भाई 3 जगह आपने लिखा, आपने सोचा थोड़ा ना होगा। पर मैं सोचवाने के लिए मजबूर कर रहा हूँ आपको कि तीनों में से कहाँ जाएगा? एक ही जगह जाएगा। वेरी गुड, समझ में आ गया? ओके। अपन ने पार्टनर को लोन दे रखा है, अपन ने पार्टनर को लोन दे रखा है। तो यहाँ पे जरूर अपन पार्टनर के लोन को पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर करके पार्टनर की कैपिटल कम कर सकते हैं, क्योंकि पार्टनर को पेमेंट तो देना ही है ना। तो पार्टनर बोलेगा मुझे पेमेंट कम दे देना, भाई मुझे पेमेंट कम दे देना। मान लो भाई हमारे से अवन मांगता है 50 लाख रुपए मांगता है, पर हम भी इससे 5 लाख रुपए मांगते हैं। तो अवन ने बोला यार मुझे 45 लाख दे देना, उसमें क्या हो गया? तो लोन टू पार्टनर कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट पार्टनर्स कैपिटल, वो ज्यादा अच्छी चॉइस है मतलब। और या फिर आप चाहो तो लोन टू पार्टनर को भी कहाँ ट्रांसफर कर सकते हो? रियलाइजेशन में। कहाँ ट्रांसफर कर सकते हो? रियलाइजेशन में। बोलो क्लियर है? पक्की बात? पर ये पार्टनर्स कैपिटल में तब आएगा जब फर्म के पास पैसा होगा। अगर फर्म के पास पैसा नहीं होगा ना, तो लोन टू पार्टनर भी कहाँ जाएगा? रियलाइजेशन में। और हम पार्टनर को बोलेंगे दादा हमारे लोन का पैसा अलग से लाके दे, क्योंकि पैसा कम पड़ रहा है फर्म में, लोन का पैसा लाके दे, पैसा कम पड़ रहा है फर्म में, उससे हमारे को उधार चुकानी है। समझ में आ रहा है? तो लोन टू पार्टनर भी आप पहली प्रेफरेंस में कहाँ डालो? रियलाइजेशन में। सेकंड प्रेफरेंस में कहाँ डालो? पार्टनर्स कैपिटल। कुछ समझ में आ रहा है? और लोन बाय पार्टनर पहली प्रेफरेंस क्या है? अलग से अकाउंट बनाओ। सेकंड प्रेफरेंस क्या है? रियलाइजेशन। और थर्ड प्रेफरेंस क्या है? पार्टनर्स कैपिटल। कुछ आ रहा है क्या? अरे बोलो, आ रहा है श्योर एकदम? ओके। तो यहाँ तक लोन फ्रॉम पार्टनर, लोन बाय, ये लोन बाय पार्टनर, यहाँ तक का कार्यक्रम सेट है। करंट अकाउंट डाल दिया। अब अगर वो पार्टनर असेट ले गया था, तो कैपिटल कम करेंगे ना? क्या एंट्री हुई थी असेट ले जाने की?
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, रियलाइजेशन क्रेडिट में आया था तो पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में आएगा। डबल एंट्री बुक कीपिंग, डेबिट क्रेडिट, क्लियर। अगर किसी पार्टनर ने लायबिलिटी चुका दी थी तो क्या एंट्री हुई थी? रियलाइजेशन, लायबिलिटी नहीं। ठीक है बोला इसने क्या बोला ऐसे, ये है ना, ये से बोला लायरलाइजेशन इसने शुरू करी लाइबिलिटी बोलने की, बोला लायरलाइजेशन। मैंने कहा भाई मैं क्या लिप रीडिंग कर लेता हूँ यार, थोड़ा सा स्किल है मेरे में। ये घातक स्किल है ये बच्चों के लिए। मेरे को तो बहुत मजा आता है। जैसे मैं पूछता हूँ ना इंटरव्यू तो क्या था, कई बच्चे क्या करते हैं, अब जैसे झुंड बोल रहा है, झुंड में हो तुम है ना, झुंड मतलब ग्रुप, तो ग्रुप में सब बोल रहे हैं हाँ हाँ बिल्कुल कैश अकाउंट डेबिट। अब कोई बच्चा ना ऐसे बोल रहा था, मतलब कोई बच्चा ऐसे कैश की जगह मान लो, ऐसे मान लो चेक बोल देते हैं बच्चे, चेक बोल देते हैं भाई साहब, 11 क्लास वाले मान लो कंफ्यूजन रहती है तो बैंक की जगह चेक बोल रहे हैं, तो चेक चेक बैंक अकाउंट डेबिट। वही क्या कर रहे हो, समझ में तो आता ही है क्या कर रहे हो। चलो, तो कहने का मतलब लायबिलिटी कर पे कर दी पार्टनर ने, क्या एंट्री हो जाएगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल में क्या जाएगा? बाय रियलाइजेशन। पार्टनर्स को कमीशन मिलनी चाहिए, क्या एंट्री जाएगी? पार्टनर को कमीशन मिलनी थी ना, तो क्या एंट्री की थी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, तो यहाँ जाएगा बाय रियलाइजेशन। यस और नो यार, सिंपल है यार, पोस्टिंग कर रहे हैं दो जगह, क्लियर। इसके बाद में वो रियलाइजेशन का प्रॉफिट आया था ना, उससे पार्टनर कैपिटल बढ़ जाएगी, और लॉस आएगा तो उससे पार्टनर कैपिटल कम हो जाएगी। प्रॉफिट से पार्टनर कैपिटल बढ़ जाएगी, क्या बढ़ने का मतलब क्रेडिट साइड, और घटने का मतलब डेबिट साइड, सिंपल, इजी। अरे इजी यार। और फिर लास्ट में इनका बचा बुचा पेमेंट इनको या तो दे देंगे या इनसे पैसा मंगा लेंगे। इनका पार्टनर कैपिटल बैलेंस डेबिट आ रहा है तो इनको बोलेंगे ला भैया पैसा ला के दे, और पार्टनर का बैलेंस क्रेडिट आ रहा है तो बोले भैया पैसा ले जा। और लास्ट में क्या हो जाएगा आपका? पूरा अकाउंट बुक्स बुक्स सब क्लोज, सारे असेट्स खत्म, लाइबिलिटीज खत्म, कैपिटल खत्म, और फॉर्म में कैश या बैंक भी खत्म, और फॉर्म ही खत्म, और टॉपिक खत्म। ठीक है, तो ये था आपका टॉपिक नंबर 1। तो ये प्रवचन दे दिया मैंने आपको, है ना। अब अपन करते हैं इलस्ट्रेशन। क्या करते हैं सर? इलस्ट्रेशन, आ जाओ। देखो मेरी बात सुनो, एक है ना, ये पढ़ लेना, पेज नंबर 10.204 पे है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूँ, ये एग्जाम में पूछ लेंगे आपसे। मैंने हालांकि पूरा बता दिया आपको, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप क्या होती है और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म क्या होती है, इसको एक बार रीड कर लेना, डाउट आए तो आप पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, कोर्ट कहाँ पे इंटरवीन कर सकता है? डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में कोर्ट इंटरवीन कर सकता है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में इंटरवीन कर सकता है। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म की कोर्ट कर सकता है। अब मेरी इच्छा है उसको पार्टनर बनाऊंगा, उसको पार्टनर नहीं बनाऊंगा, तुम कौन हो? है कि नहीं है? तो एडमिशन के टाइम पे, रिटायरमेंट, डेथ के टाइम पे कोर्ट कुछ नहीं कर सकता, तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में कोर्ट इंटरवीन नहीं कर सकता, ठीक है। और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में कोर्ट इंटरवीन कर सकता है, बोले भैया आपकी कंपनी बंद करो, आप फर्म ही बंद कर दो आप, ठीक। किनका? हाँ हाँ हाँ, ये अच्छा पॉइंट है सर, और सर बहुत बढ़िया पॉइंट, नाइस, मेरे दिमाग में आया था बीच में उड़ गया। देखो सुनो मेरी बात, जैसे भाई आपने क्लास 12 में क्वेश्चन करे होंगे, तो मान लो आपके पास 7 असेट हैं, असेट साइड में 7 असेट हैं, तो सातों के सातों आपने, अदर देन कैश और बैंक 7 असेट हैं, तो कैश और बैंक तो आपने अलग डाल दिया, और 7 असेट आपने क्या डाल दिए? रियलाइजेशन में। अब 7 में से है ना 5 असेट की इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में दी हुई है, कि इसका पैसा मिला, ये पार्टनर ले गया, ये फलाने का पैसा मिल गया या नहीं मिला। दो की कोई इन्फॉर्मेशन दी हुई नहीं है। ऐसे ही मान लो आपकी 5 लाइबिलिटी है, एक्सटर्नल लाइबिलिटी अदर देन पार्टनर्स लोन, वो 5 लाइबिलिटी के अंदर से मान लो 3 लाइबिलिटी का तो बोला है पेमेंट अपन ने कर दिया, दो के लिए कुछ भी नहीं बोला। तो इस रिगार्डिंग है ना, कई ऑथर्स का अलग अलग मानना है, पर ऑथर सब ऑथर है ना एक चीज पे एग्री करते हैं, बोलते हैं कि अगर मान लो कोई लाइबिलिटी रिकॉर्डेड थी बुक्स में, और उसको पेमेंट कराया कि नहीं कराया ये क्वेश्चन में बोला नहीं है, तो भी हम क्या करते हैं? उसका पेमेंट तो करते ही हैं, लाइबिलिटी का पेमेंट तो करते ही हैं। अब असेट्स को लेके ना ऑथर्स की अलग अलग राय है। असेट्स को लेके ऑथर बोलते हैं कि यार 7 असेट में से 5 की इंफॉर्मेशन दी हुई है, 2 की नहीं बोली, तो पैसा आया नहीं आया। तो कोई ऑथर बोलता है कि भाई जिस असेट के लिए नहीं बोला तो उसका ये मान लो पैसा आया ही नहीं, और कोई बोलता है कि भाई असेट के लिए नहीं बोला तो कम से कम बुक वैल्यू तो आई होगी। दो अलग अलग राय रहती है ऑथर्स की। हालांकि जो आप इधर क्वेश्चन देखोगे ना, उसमें सबकी इंफॉर्मेशन आपको दी हुई मिलेगी,
समझ में आ रहा है? और जहाँ नहीं मिलेगी तो मैं आपको बता दूं क्या करना है। क्लियर है क्या? पहले सीबीएसई में भी यही करते थे। अगर असेट्स के लिए नहीं बोला था ना कुछ भी, तो हम ये मानते थे कि भैया वो उसका पैसा आपको मिलेगा ही नहीं। पर फिर बाद में शायद आपके अटेम्प्ट के अंदर, अटेम्प्ट सॉरी, आपके बोर्ड्स के अंदर बाद में अमेंडमेंट आ गया, बोला कि भैया असेट्स को एटलीस्ट बुक वैल्यू पे तो रियलाइज आपको करवाना ही पड़ेगा। हेलो, यस और नो? तो सीबीएसई तो ये मानता है, कुछ ऑथर नहीं मानते हैं, कुछ ऑथर मानते हैं। क्लियर है क्या? पर सीबीएसई जो मानता है वो अपन ने बोर्ड्स में कर लिया, आईसीआई जो मानेगा वो अपन आईसीआई में कर लेंगे। चलें आगे। जैसा भी ऐसा पॉइंट आएगा तो आपको बता दूंगा। गुडविल क्या करना है, मैंने बताया था ना आपको। गुडविल बैलेंस शीट में दिख रही है तो कहाँ भेज देने का? रियलाइजेशन में भेज देने का। क्योंकि उसकी कुछ वैल्यू मिल सकती है अपने को, मतलब है ना। और गुडविल अपीयर नहीं करती बैलेंस शीट में तो उसकी तो कोई एंट्री वैसे भी नहीं करनी। और अगर मान लो ये क्या बोला है, इफ समथिंग इज रियलाइज्ड और गुडविल इज परचेज बाय एनी वन ऑफ द पार्टनर, तो ठीक है ना। अगर मान लो गुडविल अपन ने बेच दी, अपनी गुडविल बिक गई मान लो मार्केट के अंदर, धंधा तो बंद कर ही रहे हैं, किसी ने खरीद लिया अपना मान लो गुडविल, कोई फॉर्म का नाम वाम अपना परचेज वैसे कर लिया उसने, तो पैसा मिलेगा तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। और कोई पार्टनर बोलता है कि नहीं नहीं तुम तो सब बंद कर दो फर्म और मैं अकेला चलाऊंगा इस फर्म को आगे, तो पार्टनर कह रहा है कि मैं दे दूंगा पैसा आपको, तो क्या एंट्री कर देंगे? पैसा दे देगा तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, पैसा नहीं देगा तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। जैसे नॉर्मल स्टेटमेंट नहीं करते क्या, वैसे ही कर देंगे यार, सिंपल है। आगे चलो। ठीक है ठीक है, एंट्री हमने पढ़ ली सारी। एंट्री तो पढ़ ली ना भाई। कम ऑन टू इलस्ट्रेशन नंबर 1। बहुत ही ज्यादा बेसिक इलस्ट्रेशन है, 12th क्लास से भी इजी है। तो क्या बनाना है आपको? 3 अकाउंट बनाइए, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और कैश अकाउंट। ओके गाइज, तो आप लोगों ने फॉर्मेट रेडी कर लिए हैं, पढ़ते हैं इसको, बहुत ही इजी इलस्ट्रेशन है। एक्स वाई जेड आर पार्टनर्स ऑफ द फर्म एक्स वाई जेड एंड कंपनी, sharing profits and losses in the ratio of 4 is to 3 is to 2, 4 is to 3 is to 2. Following is the balance sheet of the firm as on 31st March 2022. बैलेंस शीट दी हुई है कब की? 31st मार्च 2022 की बैलेंस शीट दी हुई है, ठीक है। सबसे बैलेंस शीट पढ़ते हैं, सबसे पहले क्या ढूंढते हैं अपन? तो यहां भी ढूंढना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि पाप और पुण्य रियलाइजेशन में नहीं जाएंगे सिवाय गुडविल के, ठीक है। तो जनरल रिजर्व अपने को मिल गया। चलो अब मुझे एक काम करो, आगे तो क्वेश्चन बाद में पढ़ूंगा अब मैं, पहले मुझे ये बताओ, सबसे पहले करानी चाहिए बैलेंस शीट को खाली करा दो। हेलो सर, रुको रुको, साथ में करो, पैटर्न सीख लो, गलती नहीं होगी। सबसे पहले बैलेंस शीट खाली करते हैं। बताओ भाई, ये फिक्स्ड असेट, स्टॉक इन ट्रेड और ये सन्ड्री डेटर को कहाँ पे ट्रांसफर कर दें? क्या एंट्री हो जाएगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड असेट, टू स्टॉक इन ट्रेड और टू सन्ड्री डेटर। फटाफट से रियलाइजेशन अकाउंट में लिखो, टू फिक्स्ड असेट, टू स्टॉक इन ट्रेड, टू सन्ड्री डेटर, साथ साथ करना है ना। थोड़ा सा मैं इसमें ऑडिट कर लेता हूँ। तो टू फिक्स्ड असेट, टू स्टॉक इन ट्रेड, टू डेटर, ये तीनों पॉइंट अपन ने भी यहाँ पे लिख दिए। देखो बड़ा इजी है, तो मैं ऑडिट कर रहा हूँ। आप लिख दिया आपने तीनों पॉइंट? लिख दिए तीनों? अमाउंट लिख दिया, फिक्स रेट 5 लाख, स्टॉक इन ट्रेड 3 लाख, डेटर 5 लाख। लिखो फटाफट लिखो। अब मुझे बताओ सर, ये कैश इन हैंड कहाँ जाएगा? इसका अलग से अकाउंट बनाएंगे। तो चलो भाई, कैश इन हैंड का अकाउंट बनाओ। ये आ गया कैश अकाउंट, बनाया होगा आपने। और डेबिट साइड में लिख दो, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,000 रुपीज। लिखो भाई फटाफट। लिख दिया? अरे बोलो। तो असेट साइड तो कर दिया अपन ने बैलेंस शीट की खाली, ठीक है, असेट साइड क्लोज। अब आ जाओ लायबिलिटी साइड में। तो लायबिलिटी साइड में पार्टनर के कैपिटल के बैलेंस कहाँ जाएंगे जी? पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। चलो फटाफट से क्रेडिट साइड में आ जाओ और लिखो, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, एक्स में 4 लाख, वाई में 3 लाख, जेड में 2 लाख। लिखो फटाफट। लिख दिया आपने? ये बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 4 लाख, 3 लाख और 2 लाख लिख दिया सर। अब देखो लायबिलिटी साइड में एक जनरल रिजर्व भी है अपने पास, ये भी कहाँ चला जाएगा?
पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड बाय जनरल रिजर्व 90,000 का है, बांट दिया 40,000, 30,000 और 20,000। फटाफट लिखो फटाफट लिखो। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख दिया आपने पहले तो, और फिर लिख दिया बाय जनरल रिजर्व 40, 30 और 20। बराबर हो यहां तक? सबने लिख दिया क्या, बोलो? बराबर एकदम। चलो अब अपने कौन सी लाइबिलिटी बची है भाई? सन्ड्री क्रेडिटर वाली लाइबिलिटी बची है, कहां जाएगी? रियलाइजेशन। एंट्री बताओ क्या होगी? सन्ड्री क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो रियलाइजेशन अकाउंट में आ जाओ और क्रेडिट साइड पे लिखो बाय क्रेडिटर। फटाफट लिखो। लिख दिया? पक्की? क्या हो गई बताओ, अभी तक क्या हो गया? बैलेंस शीट खाली कर दी। क्या कर दी? बैलेंस शीट खाली कर दी। ठीक है सर, बैलेंस शीट क्लोज। सबसे पहले हम तो ये करते हैं, बैलेंस शीट खत्म कर लेते हैं बिल्कुल। अब आ जाओ, क्या कह रहा है पढ़ते हैं। तो बोला पार्टनर ने डिसाइड करा डिसॉल्व करने का फर्म को, वो तुमको पता ही चैप्टर में ये होगा। उसके बाद फिक्स असेट्स से कितना पैसा मिला? 520। ये बुक डेट्स क्या होते रहे? व्हाट इज बुक डेट्स? बुक में डेट था? डेटर होंगे तो डेटर ही तो है। तो डेटर से कितने मिले भाई? 440। फिक्स रेट से कितने मिले? 520। और स्टॉक से कितने मिले? 2,50,000। नहीं नहीं नहीं, मिले नहीं सर, ये तो पार्टनर ले गया, तो इसको भी छोड़ो एक बार। अभी तो एक बार अपन असेट्स और डेटर की एंट्री करते हैं। बताओ क्या एंट्री होगी? पैसा मिलाना यार। कैश या बैंक अकाउंट डेबिट? तो कैश ही है। कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन कितना? टोटल बताओ रे दोस्तों। 9,60,000 आ गया। अरे आ रहा है क्या दीदी? ऑनलाइन समझ में आ रहा है क्या आपको भी? इजी। कहाँ जाएगा बताओ ये? किधर जाएगा ये? एक तो कैश के डेबिट साइड, चलो कैश के डेबिट साइड चलो फटाफट, साथ साथ अलग अलग करो, गड़बड़ हो जाएगी। कैश के डेबिट साइड में लिखो टू रियलाइजेशन 9,60,000। उसके ब्रैकेट में जरूर आप बता सकते हो फिक्स असेट कितना है और बुक डेट्स कितना है, वो बता सकते हो आप, बताना चाहो तो ब्रैकेट में। और रियलाइजेशन के क्रेडिट में आ जाओ और लिख दो बाय कैश 9,60,000। आप चाहो तो यहाँ पे ब्रैकेट में बता सकते हो, बाइफरकेशन दे सकते हो कि किसका कितना मिला है। बोलो क्लियर? क्लियर है? लिख दिया आपने। रियलाइजेशन क्रेडिट साइड बाय कैश, कैश के डेबिट साइड टू रियलाइजेशन। बराबर यहां तक सेट है? आगे चलते हैं। स्टॉक की वैल्यू कितनी निकाली भाई? स्टॉक बुक में कितने का था? वैसे सर बुक में कितने का था उससे कोई लेना देना नहीं है। अभी क्या वैल्यू है? 2.5 लाख। इस 2.5 लाख पे कौन ले जा रहा है असेट को? वाई। एंट्री बताओ। वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू स्टॉक या रियलाइजेशन? तो रियलाइजेशन में तो क्रेडिट साइड बाय वाइस कैपिटल, ब्रैकेट में स्टॉक टेकन ओवर 2.5 लाख, ब्रैकेट में लिख देना स्टॉक टेकन ओवर। और पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट साइड टू रियलाइजेशन वाई के अकाउंट में 2,50,000। रियलाइजेशन में बाय वाइस कैपिटल और वाइस कैपिटल में डेबिट साइड टू रियलाइजेशन। यहां तक बराबर साथ में? अरे बोलो क्लियर है क्या? चलो आगे देखो। क्रेडिटर को जब पेमेंट करने गए तो हमने हमारा मुंह जो है ना वो बड़ा ही भोला बना ली एकदम, कि बड़े दुखी हैं हम, फॉर्म बेच रहे हैं। तो अगले ने बोला चिंता मत करो, तुम्हें डिस्काउंट मिलेगा। बोले कितना? बोले बहुत सारा। बोले कितना? बोले 5%। हमने कहा अच्छा, इस थोड़ा देता ही मत। पर कह रहा है ठीक है ले लो चिंता मत करो। तो 3,20,000 के बदले में कितना पेमेंट करा अपन ने? 3,20,000 के बदले में कितना पेमेंट करा अपन ने? 3,20,000 -5% करो, देखिए कितना आ रहा है? 3,04,000 पक्का? क्या एंट्री होगी? डिस्काउंट की क्या एंट्री होगी? डिस्काउंट की? डिस्काउंट मिला ना यार। सन्ड्री क्रेडिट अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड और टू कैश। तो बोला क्यों? हाँ? भाई सरेआम झूठ बोल रहा है। रिकॉर्ड होगा डिस्काउंट रिसीव्ड? होगा ही नहीं रिकॉर्ड? नहीं होगा क्यों यार? डिस्काउंट तो मिला है पर। अच्छा माइनस होने के बाद आएगा, पर डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं करना? क्यों? अपन करते ही नहीं है। क्यों?
अभी तो सिखाया था यार। डिस्काउंट रिकॉर्ड क्यों नहीं करने का, ऑटोमेटिक रिकॉर्ड हो जाता है, कैसे देखना सर जी। तो अभी तो अपन नेट पेमेंट की एंट्री करते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश, सॉरी ये वाला कैश नहीं है, ये वाला नीचे वाला कैश है बुक में। तो कैश ब्रैकेट में लिख दिया इसने, क्रेडिटर पेमेंट कर दिया कितना, 3,20,000 का 95%, 3,04,000, 3,04,000। हेलो, टू कैश 3,04,000 लिख दिया, लिख दिया क्या। और कैश के क्रेडिट में लिखो बाय रियलाइजेशन 3,04,000 लिख दिया क्या, बोलो। लिख दिया सर, सबने लिख दिया। अब देखो भैया, आप देखना, हेलो भैया, आप देखना कैसे रिकॉर्ड नहीं करना है। क्रेडिटर को क्रेडिट साइड में कितना डाला भाई, कितना डाला था क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड में 320। पेमेंट कितना किया, 3,04,000। कौन सी साइड बड़ी आ रही है, क्रेडिट साइड। रियलाइजेशन क्रेडिट साइड बड़ी आ रही है अगर इस ट्रांजेक्शन की वजह से, तो प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ है। प्रॉफिट ऑटोमेटिकली हो गया, और ये 16,000 का प्रॉफिट ऑटोमेटिक कहाँ चला जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल में। तो अलग से रिकॉर्ड करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, ठीक है, जरूरत नहीं पड़ती यहाँ पे। समझ में आ रहा है क्या आपको। ओके आगे चलो। सर एक्सपेंस भी लग गया 6,000 रुपए का रियलाइजेशन पे, क्या एंट्री होगी। अच्छा कुछ बोला है, किसने पे करा है, फर्म ने पे करा है, पार्टनर ने पे करा है, तो क्या मानेंगे, फर्म ने ही पे करा है, तो एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू फर्म, टू कैश या टू चेक, टू पार्टनर कैपिटल। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश, टू कैश ब्रैकेट में एक्सपेंस 6,000, और कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय रियलाइजेशन ब्रैकेट में एक्सपेंस 6,000। आ गया, और आया क्या, पक्की। अब रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज करो, बताओ प्रॉफिट है या लॉस। सर लॉस कब होता है, जब डेबिट साइड बड़ी होती है या क्रेडिट साइड बड़ी होती है। अरे बोलो यार। सर जब डेबिट साइड बड़ी होती है, डेबिट साइड कितनी है, 16,10,000, और क्रेडिट साइड कितनी है, क्रेडिट साइड कितनी है, क्रेडिट साइड कितनी है, क्रेडिट साइड कितनी है, अरे क्रेडिट साइड कितनी है, 3,20,000 प्लस 9,60,000 प्लस 2,50,000, कितना आ रहा है। हाँ 15 मिनट में बता रहे, 15,30,000। तो डिफरेंस कितना आ गया, 80,000, और ये क्या हो गया बताओ, लॉस हो गया। और लॉस को जब पार्टनर्स कैपिटल में बांटा, तो यहां लिखेंगे बाय लॉस ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एक्स वाई और जेड। तो 80,000 का 4/9, लिख लेना ढंग से लिखना बिल्कुल। 80,000 का 3/9, और 80,000 का 2/9, कितना आ जाएगा, 35,555, 26,666.66, तो 67 कर देंगे, और 17,777 पॉइंट समथिंग, तो 78 कर देंगे राउंड ऑफ करके। बोलो क्लियर है, अरे बोलो भाई, छाप लिया। अब बताओ ये कहाँ जाएगा, और ये कहाँ पोस्ट होगा, और पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट साइड क्रेडिट साइड, डेबिट साइड। तो डेबिट साइड में लिख देंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट 35,555 एक्स में, 26,667 वाई में, और 17,778 जेड में। यहां तक कर दिया सर सब कुछ कार्यक्रम, कर दिया पक्का, श्योर कार्यक्रम कर दिया, श्योर है, पक्की। अब मेरी बात सुनो, अब क्या करना है। अब सर पार्टनर्स को जिनको क्रेडिट बैलेंस उनको पेमेंट करना है, जिनका डेबिट बैलेंस उनसे पैसा मंगाना है। तो एक्स का भी क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, पेमेंट कर दिया, वाई का भी क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, पेमेंट कर दिया, जेड का भी क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, पेमेंट कर दिया। और पेमेंट करा तो एंट्री क्या हो गई, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, यस और नो। तो ये एंट्री कहां और पोस्ट कर देंगे, कैश के क्रेडिट साइड में बाय एक्स कैपिटल। क्लोज कर दो पेमेंट करके, और कुछ नहीं, बाय वाइस कैपिटल, और बाय जेड्स कैपिटल अकाउंट। और ये पेमेंट करने के बाद आपका कैश का अकाउंट यहाँ पे क्या हो गया है, क्लोज हो गया है। क्या हो गया, कम ऑन, क्लोज हो गया है। समझ में आया क्या, अरे बोलो भाई, श्योर, पैसा एक्स्ट्रा तो नहीं बचाना।
एग्जैक्ट है तो वही 12th क्लास वाला क्वेश्चन हो गया। क्लियर, पैक हो गया। पेमेंट कर दिया एक्स को, वाई को, जेड को, उसके बाद में कैश अकाउंट आपका ऑटोमेटिक क्लोज हो गया है। तो दिस इज ऑल अबाउट इलस्ट्रेशन नंबर 1। अब मिलेंगे ब्रेक के बाद।